जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का जो भी हमारा रेलवे एनटीपीसी का करंट आने वाला एग्ज़ाम है, उसके अलावा ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है। जो भी जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन पुटअप होता है, सारे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आज देखेंगे गुरुत्वाकर्षण, जिसमें से हमारा सब चैप्टर है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना ग्राम होगा? तो देखिए, ये डिपेंड करता है जी के वैल्यू पर। जी का वैल्यू हर जगह अलग अलग होता है। पृथ्वी पर अलग होगा, पृथ्वी पर भी ध्रुवों पर अलग होता है, और विषुवत रेखा जो है बीच में, यहाँ भी अलग होता है। चंद्रमा पर अलग होता है। तो हर जगह जी का मान अलग होता है। जी के हिसाब से ही हमारा वजन घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी पर किसी का वजन 38 किलोग्राम है तो बुध पर उसका वजन कितना होगा? 14.3 किलोग्राम होगा। क्यों होगा? क्योंकि बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है। बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण जो है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कितना परसेंट है? 38% है। इसकी वजह से, और यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व कितना है? 5.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो 38 किलोग्राम है अगर पृथ्वी पर वजन, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 14.3 किलोग्राम हो गया, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38% है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए दो कथन ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? देखिए, दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणन का सीधा अनुपातिक होता है, तो सही है। और दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है, जबकि बी क्या गलत है। इसको देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है? F बराबर F इक्वल टू जी m1m2 अपन r स्क्वायर होता है। ठीक है। m1 हो गया दो पिंडों, m1 m2 दो पिंडों का मास हो गया, उनके बीच की दूरी जो हो गया r हो गया। ठीक है। और g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं इसको। ठीक है। इसका वैल्यू, g का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखिए, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स में। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F उनके द्रव्यमानों m1 m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार केवल कथन एक ही सही होगा। तो F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 अपन रेसी प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इक्वल लगाओगे तो एक नियतांक आ जाता है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको जी से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी और एसआई का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों का सही है? तो प्लैनेटरी बॉडी के लिए केपलर के नियमों का सही है। देखते हैं क्या है इसमें। तो आंसर नंबर डी है। इसमें होगा कि प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में सही है कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। केपलर ने ग्रहों संबंधी नियम दिए थे, इसको देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है केपलर के ग्रहों संबंधी नियम। पहला है कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार मतलब सर्कुलर गोला नहीं होगी, थोड़ा सा चपटा टाइप होगा, दीर्घवृत्ताकार होता। तो सूर्य इस कक्षा में नाभिक पर होता है। नाभिक मीन्स फोकस पर होता है। ठीक है। दूसरा है, ये तो पहला हो गया। दूसरा है कि ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। तीसरा है, ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्तकाल का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने किया है? ग्रहों की गति के नियम की खोज केपलर ने किया है। जर्मन खगोलविद जोहान्स केपलर ने 1609 में अपनी पुस्तक एस्ट्रोनोमिया नोवा में प्रकाशित की थी। उन्होंने ग्रहों की गति के नियम की खोज किया था।
ठीक है। ग्रहों की गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया है? तो केपलर ने किया था। और इन्होंने 3 नियम दिया, कक्षाओं का नियम, क्षेत्रफली चालों का नियम और परिक्रमण कालों के नियम, 3 नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अभी हम लोग देखे हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन। ठीक है, एक ग्रहों का नियम केपलर और गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया है। इसको देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम 2 कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तभी हम लोग इसको देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है क्या होता है? तो द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो गुणन होगा। ठीक है, उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में कौन सा कथन सार्वभौमिक नियम को समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन नंबर बी समझाया नहीं गया है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति होती है और सब ऑप्शन सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक कमजोर बल है। कौन सा कमजोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल एक कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुओं या पिंडों के बीच के कार्य करता है। इस बल का प्रभाव समान पिंडों पर नगण्य होता है। इसका वैल्यू हम लोग देखिए 6.67 × 10⁻⁻11 किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे पर में माइनस किलोग्राम पर -2 होती है, इसलिए ये गलत हो गया। इसका यूनिट नहीं सही है, इसका भी यूनिट नहीं सही, तो यूनिट डी सही। देखिए 3 बार आया हुआ पेपर। ब्रह्मांड में किन 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता है कि यह प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के और रेसी प्रोपोर्शनल होता है r² के। तो बीच की दूरी को 2 गुना किया जाएगा, तो 2 गुना करोगे तो 1/4 में आ जाएगा, तो 1/4 भाग हो जाएगा इसका। तो मतलब गुरुत्वीय बल के 4 के गुणन के बराबर हो गया, गुरुत्वीय बल के 2 के गुणन के बराबर हो गया, गुरुत्वीय बल के 2 के गुणन के बराबर हो गया, गुरुत्वीय बल के 4 के गुणन में कम होगा। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ? सेम चीज़ वही है। देखिए जेईई में क्वेश्चन आया हुआ, इसको देख लेते हैं। 2 वस्तुओं में एक का द्रव्यमान 2 गुना है और 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा? अगर एक का द्रव्यमान क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा, तो बल भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि यह प्रोपोर्शनल m1 × m2 होता है। एक को 2 गुना करोगे तो फोर्स भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु का एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होता है। क्लियर हुआ? ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु इसे अब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक हो, जैसे ग्रहों में नहीं होता है। तो प्रत्येक और हर एक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तुओं के मध्य उपस्थित होता है परंतु जब तक इसे महसूस
तब तक नहीं महसूस किया जाता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक न हो। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, भार कहा जाता है। आप फार्मूला देख सकते हैं, जी का मान क्या है ये भी देख सकते हैं, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 21 है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य देख लीजिए फार्मूला, W बराबर mg/h फाइनल माइनस mg/h इनिशियल। तो mg को कॉमन कर लेते h फाइनल माइनस h1, ऊंचाई के पर डिपेंड कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने किया था? तो जी का खोज किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, हेनरी क्वेंडिश ने जी का खोज किया था। और जो फार्मूला खोज किया था वो किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने बताया था। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी का खोज किया था हेनरी क्वेंडिश ने, और न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप देख सकते हैं जी का खोज किसने किया था? हेनरी क्वेंडिश ने किया था। और उन्होंने बताया था, न्यूटन ने बताया था ये चीज़ कि उनके दोनों उनके द्रव्यमान के वर्ग के समानुपाती और दूरी के उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देख लीजिएगा इसको। सारा क्वेश्चन वही है, अब इसको देख लेते हैं। माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है और सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, r⁴ n + 1/2। इसमें से देखना कौन सा कथन गलत है। जी, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान से बराबर होता है। दूसरा क्या है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी दो वस्तुओं जिनका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और दूसरे का 2 किलोग्राम है, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। तीसरा है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, गलत है। बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये सही है। तो इसमें कौन सा सही है? केवल सी सही है। सी क्या? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियमन प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो ये देखिए, ए सी का मतलब कि सी वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी और सब स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी पर जी के मान के बराबर होता है और इसको आप जब हल करोगे तो इतना आएगा, ये भी सही है। लेकिन प्रयोगशाला में मान्य नहीं होता, ये गलत है। लेकिन इसमें पूछा, क्वेश्चन में गलत पूछा है तो हमें ऑप्शन नंबर सी ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन वही है, आप देख लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है तो हम बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। इसको देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से m किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? r है। तो इसको हल करने के लिए देखिए, हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। पृथ्वी के सतह पर पिंड की कुल ऊर्जा बराबर पृथ्वी से 2r दूरी पर कुल ऊर्जा, क्योंकि हमारा 2r डिस्टेंस दिया है। तो आप इसको जब हल करोगे तो -g m कैपिटल M मान लिया एक पिंड का, स्मॉल m एक छोटा पिंड का, दोनों के बीच की दूरी कैपिटल R। ठीक है, इसको जब हल करोगे देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसको ऐसे नहीं बताया, इसको अलग तरीके से बताएंगे, नेक्स्ट में देखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वह वस्तुओं का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये गलत है और ये सही है।
ऑप्शन नंबर 1 सही है। और तीसरा देखते हैं स्टेटमेंट, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। और तीसरा डी वाला स्टेटमेंट क्या, वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें देखिए कौन सा सही है। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, जब बराबर जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर होता है, जब बराबर mg रख दिया भार, ठीक है, तो g प्रोपोर्शनल कितना हो गया, आर स्क्वायर के हो गया, क्योंकि स्मॉल जी प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, जब बराबर mg हमने किया था g प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर हो गया। तो किसी वस्तु का ध्रुव पर भार सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। ये स्टेटमेंट सही है। और वस्तु का भार ऊपर या नीचे जाने पर घटेगा, क्योंकि r का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा तथा केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या है। तो अभी आप लोग कैपिटल जी पढ़ा था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर करता है, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान यम पर निर्भर करता है। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी 3 गुनी होगी, क्योंकि 1/r स्क्वायर होता है, F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। जब ये हमारा 1/9 F रहेगा तो जाहिर सी बात है कि r की ये √9 हो जाएगा 1 में, तो 1 में √9 को जब हटाओगे तो 1/3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। तो उदाहरण नहीं है, जो देख लेते हैं डायरेक्टली बी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण या उस पर उत्पन्न होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना एवं ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़ना, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना, ब्लैक होल के घूर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं होता है। इतना आप ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा गलत कथन, इसको चुनना है हमारे। तो इसको जब चुनोगे तो हम डायरेक्टली हम लोग आंसर पे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। लिफ्ट में पिंड का भार देखते हैं, क्योंकि तीनों हम एक ही जगह देख लेते हैं इसको। जब लिफ्ट में एक समान गति से चढ़ती या उतरती है तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब एक समान गति से चढ़ना, एक समान गति से उतरती है। दूसरा क्या है, जब पिंड त्वरित गति से ऊपर जाती है, त्वरित गति से ऊपर जाती है और पिंड का भार, तब पिंड का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। जबकि जब त्वरित गति से नीचे उतरती है तो पिंड का भार क्या होता है, घट जाता है। इसको पॉइंट करिए। तीसरा क्या है, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो पिंड मुक्त अवस्था में नीचे गिरता है। ऐसी स्थिति में पिंड का भार क्या होता है, भारहीन हो जाता है, अर्थात पिंड का भार शून्य महसूस होता है। परंतु द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, भार शून्य होगा, इतना ध्यान रखिएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव होता है निर्वात में। नेक्स्ट है गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है तो दो द्रव्यमान, ठीक है, दो द्रव्यमान। और वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बोलते हैं। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वस्तु पर इसका, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो W बराबर क्या होता है, mg होता है। जी से मल्टीप्लाई करो 10 × 9.8 बराबर 98 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर। जी की इकाई त्वरण की इकाई के मान समान, अर्थात कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन है, इसको सत्य है। इसको देखते हैं पूरा, हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, बहुत ही अच्छा ये है। गुरुत्व बल वह बल है, गुरुत्व बल किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m किलोग्राम है, पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है
और पृथ्वी की सतह से रखी वस्तु का द्रव्यमान यम है। पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, यफ बराबर कैपिटल जी कैपिटल यम स्मॉल यम पिंड का अपान में दूरी जो है आर स्क्वायर हो गया, जहाँ जी क्या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी का मान हमको पता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, जी के मान में परिवर्तन इसके विषय में देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। जी का मान अधिकतम कहाँ पे होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, और न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, घूर्णन जब घूम रही है अपने आप में, तो जी का मान क्या होता है, कम हो जाता है। और घूर्णन का मान घट रहा है, अगर स्पीड कम होती है तो जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है, अर्थात ऊंचाई या गहराई के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। देखिए जी का मान कहाँ पे न्यूनतम होता है, तो अभी ध्रुव कहाँ पे, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा, हम लोग अभी पढ़े हैं। एक चीज़ और बता, अगर पृथ्वी पर जी का मान अगर मान लो 60 है, तो अगर चंद्रमा में पूछेगा तो पृथ्वी के जो जी का मान है 1/6 होता है चंद्रमा पर जी का मान। चंद्रमा पर किसी वस्तु का तो भार भी क्या हो जाएगा, भार भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जी का मान चेंज होगा तो भार का भी मान चेंज हो जाएगा। देखिए पृथ्वी धरती की सतह पर मापे जाने वाले एक वस्तु का भार, वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, तो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या है। आपको पता है कि जी का मान चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, g/6 होता है, पृथ्वी के जी के मान का 1/6 होता है। तो हमारा क्या दिया, धरती पर हमारे जी का मान वजन कितना दिया, 60 न्यूटन, तो हमारा चंद्रमा पर इसका वजन कितना हो जाएगा, W' कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, बराबर 10 न्यूटन हो जाएगा हमारा चंद्रमा पर इसका वजन। सेम क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान उनके बीच की दूरी क्रमशः यम स्मॉल यम और स्मॉल आर है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। इसके विषय में देखते हैं। कार्य क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। विस्थापन हो नहीं रहा क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने पर क्या होगा, पृथ्वी द्वारा कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्य 0 हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार 0 होता है, क्योंकि केंद्र पर जी का मान कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लें कि एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। तो इसको आप देख लीजिए। हमें पता है कि स्मॉल जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी यम ई अपान आर ई स्क्वायर। तो एक जीवन यहाँ से निकालोगे, क्योंकि हमारा दिया है क्या, अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पृथ्वी के आधे के बराबर द्रव्यमान जो है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 है। देखिए तो द्रव्यमान को अगर जीवन निकाले हैं तो द्रव्यमान को क्या कर दिया है, पहले के द्रव्यमान के आधा कर दिया और त्रिज्या को 1/3 कर दिया पहले की त्रिज्या को। ठीक है, जब यहाँ से आप निकालोगे, कट पिट करोगे तो क्या हो जाएगा, जीवन जो हो गया, जो चेंज वाला जीवन है 9/2 इनिशियल जी के बराबर होगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। सेम क्वेश्चन ऐसे ही इसमें देख लीजिएगा, कोई अंतर नहीं है। इस क्वेश्चन में भी यही हाल है, सारा क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन को, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान क्या होता है, पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है। तो आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखे थे अभी, ये भी क्वेश्चन को देखे हैं। देखो
पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होगा? तो अधिक होगा। ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होगा, क्योंकि जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। क्लियर ना? ठीक है, सारा क्वेश्चन को कवर कर दिया गया है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 75 को। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा? तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर होता है। बोल रहा है द्रव्यमान का आधा और त्रिज्या का आधा होता है। द्रव्यमान का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? यम की जगह m/2 रख दोगे, आर की जगह r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? जो जी डैश होगा 2g हो जाएगा, मतलब जी डैश इक्वल टू 2, जी का मान 9.8 हो गया, तो मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? 1/। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना होता है? तो पृथ्वी पर इसके भार का 6 गुना होता है। अगर पृथ्वी पर भार क्योंकि चंद्रमा का जो जी होता है, ठीक है, पृथ्वी चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का कितना होगा? 1/6 होता है। तो इसकी वजह से हम निकाल सकते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा? एक वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना है, तो चांद पर क्या होगा? 1/6 कर दो, 1/6 कर तो 1000 न्यूटन आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन वैसे ही है। कुछ क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यदि ऊपर की ओर फेंकी गई एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है, तो उसे उसके प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो 1.43 सेकंड लगेगा। देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन। देखिए किसी प्रारंभिक वेग u कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकंड हो गया, गुरुत्वीय त्वरण दिया है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने पर उसका समय पूछ रहा है, तो हमें पता है फार्मूला गति का नियम, v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो g का मान हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि ठीक है। तो v का मान हमारा अंतिम वेग 0 है, u का मान 14 है, g का मान 9.8 हो गया, t का मान t रहेगा। t का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, t का मान कितना आ गया? 1.43 सेकेंड आ गया। इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। एक लंबवत फेंकी गई गेंद है, 10 मीटर प्रति 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। फेंके जाने की गति क्या होगी? 100 मीटर पर सेकंड होगा। कैसे देख लेते हैं। हमारा समय कितना दिया है? 10 सेकंड दिया, अंतिम वेग 0 है, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड दिया है और प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। v बराबर u माइनस जी टी, पिंड ऊपर जा रहा है तो माइनस में रहेगा, नीचे आएगा तो v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा। इतना इसको याद करिएगा। तो v का मान 0 रखते हैं, u का मान फाइंड आउट करना है, g का मान 10 हो गया, t का मान 10 हो गया, तो u का मान कितना हो गया? 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे सारा क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन वैसे ही है, सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस चैप्टर का उपग्रहों की गति और पलायन वेग के क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों का परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? तो फैला हुआ वृत्त होता है ग्रहों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक उपग्रह पिंड के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के गृहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो 0 जूल आएगा कार्य। क्यों? क्योंकि वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति पे उसमें विस्थापन क्या होगा? विस्थापन 0 हो गया। जब विस्थापन 0 हो गया तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? वर्क भी हमारा 0 होगा। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।
एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में एक सूर्य के साथ अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह 35,790 किलोमीटर ऊंचाई पर एक कक्षा के पूर्ण परिक्रमण पर कितना समय लेता है? तो 24 घंटा का समय लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें इलास्टिसिटी होगा, प्लास्टिसिटी होगा, सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी इस दाब चैप्टर को भी देख लेते हैं, बहुत छोटा चैप्टर, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कि दबाव को मापा जाता है, दबाव को बल या क्षेत्रफल में नापा जाता है। दबाव को बल या क्षेत्रफल में मापा जाता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे के क्षेत्रफल। इसका मात्रक हुआ, बल का मात्रक न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको पास्कल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होता है, दाब क्या होगा? अधिक होगा। यदि किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंब बल को दाब कहते हैं। जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उसका दाब उतना ही कम होगा, जितना कम क्षेत्रफल होगा उसका दाब उतना ही अधिक होगा। इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? इसका इकाई है। ठीक है, मात्रक बोलते हैं। इसका बीमी सूत्र क्या हो? इसका बीमी सूत्र होता है ml-1 t⁻²। देखिए कैसे निकालेंगे। बल बटे क्षेत्रफल, न्यूटन हो गया बल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक एरिया स्क्वायर का मतलब l⁻²। ठीक है, l⁻²। और बल का मात्रक क्या हो गया? बल का मात्रक हो गया, इसको बल को बोलते हैं, न्यूटन को मात्रक बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम का हो गया हमारा m हो गया, मीटर का हो गया l t⁻²। ठीक है, अपान में हमारा क्या है? l⁻² है। तो एक l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, l⁻² है ना, अपान में l⁻² है ना, तो कैंसिल आउट हो जाता है। यम l⁻−1 हो जाएगा, t⁻²। आ गया। दाब को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो दाब को थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या परिभाषित किया जाता है? क्वेश्चन को देख सकते हैं। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उसका दाब क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, हम देख सकते हैं, सारा क्वेश्चन में वही है। थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहते हैं? थ्रस्ट प्रति इकाई को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। दाब बराबर क्या हो गया? उत्क्षेप बल बटे के क्षेत्रफल। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव क्या होता है? बाहर की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। डेंसिटी देखते हैं चैप्टर को। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व 1000 किलो पर घन मीटर होता है। जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जल H2O पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना वाला अणु है। इस ग्रह की सतह के 70% का गठन करता है और आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से लेकर 78% होती है। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या कहते हैं? तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को घनत्व बोलते हैं। शुद्ध पानी का घनत्व और लवणयुक्त पानी के घनत्व का मान कितना होता है? तो एक पानी का घनत्व क्या होता है? कम होता है। निम्नलिखित में से कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में क्या करते हैं? तैरते हैं। बर्फ पानी में तैरते हैं क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। और थोड़ा सा एक और देखते हैं। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है, 9% कम होता है। और पानी का घनत्व 4 डिग्री सी टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा होता है। एक पदार्थ के घनत्व को द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में परिभाषित किया जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे के आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10 के पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा?
तो SI मात्रक में चांदी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। देखिए आपको पता है 4 डिग्री C पर जल का घनत्व कितना होता है, 1000 होता है। और दिया है चांदी का घनत्व, अपेक्षित घनत्व कितना 10.8 है। तो क्या करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर SI मात्रक में चांदी का घनत्व पूछेगा 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सब सेम है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पानी का घनत्व 10.8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, माइनस मीटर क्यूब है। और पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, तो अपेक्षित घनत्व बराबर होता है चांदी का घनत्व बने के स्टैंडर्ड घनत्व मतलब पानी का घनत्व। चांदी घनत्व दिया है 10.8 × 10⁻³ बटे की 10⁻³ पानी घनत्व हो गया। तो 10.8 कैंसिल आउट होकर 10.8 बचा, जिसका अपेक्षित घनत्व हो गया। ठीक है, इसका कोई इकाई नहीं होगा क्योंकि दोनों घनत्व कैंसिल आउट हो गए। सापेक्ष घनत्व किसके बराबर होता है, सापेक्ष घनत्व पदार्थ घनत्व बटे के पानी के घनत्व के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं अणुगति सिद्धांत। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है, गैसों में होती है। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों में अंतराणुविक अवकाश होते हैं। ठोस तथा द्रव की अपेक्षा सबसे अधिक होता है गैसों में। अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों में अंतराणुविक अवकाश जो होते हैं ठोस तथा गैसों की अपेक्षा सबसे अधिक होता है। गैस हो गया, ठोस हो गया और जो हवा हो गया उसमें बहुत दूर दूर तक होता है। ठीक है, और उनके मध्य आकर्षण बल भी कम होता है तथा गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं, तो किसमें होता है, अत्यधिक दृढ़ ठोसों में होते हैं। उससे कम गैस में जल में, मतलब बोल सकते हैं लिक्विड में। और सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, गैस में। देखिए यहाँ पे ठोसों में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैसों में सबसे कम। गैसों में अणुगति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर बी। सबसे संभावित गति के अणुओं की अंश बढ़ता है। ठीक है, गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होगी जब अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य होगा। इसको देख लेते हैं अणुगति सिद्धांत। पहला है, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों पर टकराते हैं, जिसमें पात्र की दीवारों पर दबाव डालते हैं, इसे गैसीय दाब कहते हैं। दूसरा है, गैस के अणुओं में परस्पर आकर्षण और प्रतिकर्षण नहीं होता है, जिससे अणु की स्थिति ऊर्जा शून्य होती है। तीसरा है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा उस गैस के परम ताप के समानुपाती होता है, E के प्रोपोर्शनल T हो गया। और 0 डिग्री से तापमान पर गैस की गतिज ऊर्जा क्या होती है, 0 होता है। 0 डिग्री से तापमान को क्या कहते हैं, परम तापमान कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी ग्रुप डी में आया हुआ है। ठोस द्रव गैस, क्वेश्चन है, ठोस द्रव गैस द्रव में विचरित होते हैं, विचरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी। गैसों के विचरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घटेगी। RRB का क्वेश्चन है, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं की दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, इसका तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर हम लोग 4 इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिया टोटल। अब देखेंगे चैप्टर नंबर 5 हीट, इसका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।